अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब क्लास यूसेस्टोडा, जिन्हें आम तौर पर हम टेपवर्म कहते हैं। ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं और इनका ताल्लुक जो है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज से है। ये हेल्मिन्थीज हैं, पैरासाइट हैं जो इंसान के अंदर और दूसरे जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो क्लास है वो सेस्टोइडिया है और इनकी जो सब क्लास है वो यूसेस्टोडा है, जिसके अंदर टेपवर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर हम इसके लफ्ज़ी मतलब को देखें तो सब क्लास यूसेस्टोडा, यू का मतलब होता है ट्रू, असली। सेस्टोडा जो है ये क्लास से वर्ड निकला है। सेस्टोडा का मतलब होता है गर्डल शेप, जिस तरह एक राड होता है लंबा सा मजबूत सा, इसलिए इसको गर्डल शेप जो है वो कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो टेपवर्म जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने लाइफ साइकिल और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसकी जो डायग्राम है वो मैं बिल्कुल साइड पे ले गया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। तो ये एक लंबा सा आपको वर्म नज़र आ रहा है जो कि टेपवर्म है। टेपवर्म इसलिए टेपवर्म कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक फीते की तरह होती है। जिस तरह एक टेप होती है, लंबी सी फीता नुमा टेप होती है, इस तरीके से होता है। और इनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 25 मीटर तक जा सकती है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लेंथ है। अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी जो हाइट है वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है। तो उसमें आप देखें कि 25 मीटर बहुत लंबाई बन जाती है। छोटा सा टेप की तरह का वर्म है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। अगर हम इसके ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी बॉडी जो है उसके हम 3 हिस्से कर लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है ये स्कोलेक्स कहलाता है, जो इसका हेड है। हेड के अंदर कोई बजाते खुद ना आँखें हैं ना नाक है, कोई चीज़ सेंस ऑर्गन भी नहीं है। ये आमतौर पर इसके ऊपर हुक्स और सकर्स लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने आप को मेज़बान यानी होस्ट की इंटेस्टाइन की सरफेस के साथ अटैच कर लेता है। इसके अलावा इसकी अपर साइड पर एक रोजटेलम स्ट्रक्चर होता है, क्राउन लाइक, उसके ऊपर भी हुक्स लगी होती हैं जिसके ज़रिए ये अपने आप को चिपका लेता है। तो ये उसका पहला स्ट्रक्चर है। उसकी डिटेल जो है वो भी हम ठहर के बात करते हैं। दूसरा हिस्सा जो है इसका नेक कहलाता है। नेक वो रीजन है जहाँ पर इसकी बॉडी इलोंगेट होती है, ग्रो करती है, वहाँ पर इसका ग्रोइंग पॉइंट है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये लंबा सा फीतानुमा स्ट्रक्चर जो है इसे स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला, ये लंबा सा जो फीता आपको नज़र आ रहा है ये स्ट्रोबिला है। अब स्ट्रोबिला जो है इसके हमने 3 हिस्से कर लिए हैं। एक वो हिस्सा है जो बिल्कुल नेक के नीचे होता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ट्रांसवर्स यानी उफ की सतह पर कॉन्स्ट्रिक्शंस नज़र आ रही हैं। ये देखें जैसे सेगमेंट्स बने होते हैं, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन नज़र आती हैं। इस वजह से इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड आपको नज़र आती है। और जो नेक के बिल्कुल साथ होगा, इन सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लॉटेड। इसका डिटेल के साथ स्ट्रक्चर भी अभी डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोग्लॉटेड होते हैं, जो नेक के बिल्कुल पास होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। इन्हें हम इमेच्योर स्ट्रोबिला या इमेच्योर स्ट्रोबिलाए कहते हैं। जो सेंटर में स्ट्रोबिला होते हैं वो मैच्योर होते हैं क्योंकि उनके अंदर उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हैं वो बन चुके होते हैं। और सबसे आखिर पर जो स्ट्रोबिला होते हैं जिन्हें प्रोग्लॉटेड कहते हैं वो ग्रेविड होते हैं। ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट यानी अंडों से भरे हुए। उसकी भी डिटेल के साथ हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली टेपवर्म की बॉडी को हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्कोलेक्स जो उसका हेड है, उसके बाद नेक और उसके बाद स्ट्रोबिला जो कि प्रोग्लॉटेड के ऊपर मुश्तमिल है। और फिर स्ट्रोबिला के आगे फिर हम 3 हिस्से करते हैं, इमेच्योर स्ट्रोबिला, मैच्योर स्ट्रोबिला और ग्रेविड स्ट्रोबिला। तो इस तरीके से अगर हम इनकी बॉडी की सरफेस की बात करें तो इनके अंदर जो आउटर लेयर होती है उसे टैगुमेंट कहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि ये पैरासाइट है, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इनको पकी पकाई जो है वो अपने होस्ट से फूड मिल जाती है, लिहाजा इनके अंदर कोई बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक नेफ्रीडियम के ऊपर मुश्तमिल है, वो भी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बाकी भी जो सिस्टम होते हैं बॉडी में नहीं। हाँ, नर्वस सिस्टम इसका थोड़ा सा नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो नर्व्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली इसकी बॉडी में रन करती हैं और कहीं कहीं गैंग्लियन जो है वो स्कोलेक्स के अंदर मौजूद हैं जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब हम इसके बेसिकली तो हमने इसका लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करना है और इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है क्योंकि यही दो इसके इम्पोर्टेंट
जो है ना सिस्टम है जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है और उसका हमारा जो मेन फोकस है। ये जो टेप वर्ब होते हैं ये मोनिशियस होते हैं। मोनिशियस का मतलब होता है कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जानदार में पाए जाते हैं, बिल्कुल अर्थवर्म की तरह। तो मैंने क्या किया है कि इसकी बॉडी से कुछ हिस्से जो हैं वो बड़े करने के लिए, ज़्यादा डिटेल के साथ दिखाने के लिए मैंने उनको बाहर निकाल लिया ताकि हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस कर सकें। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने हेड रीजन जो है इसका, जिसे स्कोलेक्स कहते हैं, उसको बाहर निकाला है। तो ये देखें, ये स्कोलेक्स है, इतना सा हिस्सा, इसके ऊपर शक्कर लगे हुए हैं। शक्कर जो हैं ये बेसिकली नाम से ज़ाहिर है सक करने वाले, अटैचमेंट पॉइंट। ये अपने आप को अपने शक्कर की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर फिक्स कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ये शक्कर नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, एक यहाँ पर है, एक इस तरफ होगा, कुछ बैक साइड पर होंगे क्योंकि ये राउंड बॉडी होती है। इसके अलावा कुछ टेप वर्म ऐसे होते हैं जिनकी टॉप सरफेस के ऊपर, स्कोलेक्स के बिल्कुल ऊपर एक रोस्टेलम बना होता है। रोस्टेलम एक क्राउन सा, ताज सा होता है और इसके साथ हुक्स अटैच होती हैं। तो ये जो हुक्स हैं ये भी पेनिट्रेट करने में और स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के साथ चिपकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बेसिकली ये जो नेक रीजन है, सॉरी हेड रीजन है, स्कोलेक्स रीजन है, ये अटैचमेंट ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से ये मेज़बान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं फर्मली, मजबूती के साथ, और फिर उतरते नहीं है, बहुत मजबूत इनकी पकड़ होती है। उसके बाद फिर नीचे मैंने आपको बताया था कि नेक रीजन है जहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट है, यहाँ से इसके प्रोग्लोटेड ग्रो करते हैं। बिल्कुल देखें, ये आपका नेल है, तो नेल का जो ग्रोइंग पॉइंट है ना वो बिल्कुल पीछे स्किन की तरफ होता है। तो नेल पीछे से ग्रो होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। जब वो लंबा हो जाता है तो आप उसे क्लिप कर देते हैं, काट देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इनका ये जो प्रोग्लोटेड हैं ये यहाँ से ग्रो होते हैं और नीचे से ये टूट जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। और जो टूटने का अमल है उसके अंदर फिर हम एक प्रोग्लोटेड जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। जो टूटा हुआ प्रोग्लोटेड है उसको भी देखेंगे, जो मैच्योर प्रोग्लोटेड है उसको भी देखेंगे। तो इमैच्योर प्रोग्लोटेड जो है वो नेक के पीछे होते हैं, उनके अंदर अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बने होते। मैच्योर प्रोग्लोटेड वो होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन चुके होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक प्रोग्लोटेड है जो कि मैच्योर हो चुका है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो डिवेल्प हो चुके हैं। थोड़ा सा ज़रा वो डायग्राम छोटी है लेकिन आप अपनी बुक से देख के ज़्यादा उसको डिटेल के साथ समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि टेप वर्म जो हैं ये मोनिशियस होते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जगह पर मौजूद होता है। तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ मैंने जो एम्फिसाइज़ किया है, जोर दिया है, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर ही दिया हुआ, बाकी चीज़ें मैंने नहीं बनाई क्योंकि हम उनको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो अब हम सबसे पहले इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रोग्लोटेड जो है ये खाना है, चेम्बर है, डब्बा सा है। इसके अंदर आपको ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं इन्हें टेस्टिस कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव गोनेड्स हैं जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन का अमल होता है। बहुत फेमिलियर हैं आप इसके साथ। अब ये सारे जो टेस्टिस हैं ये पूरी बॉडी में डिस्पर्स हुए हैं। इन तमाम को एक नाली के ज़रिए कनेक्ट किया गया है जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये जो स्पर्म डक्ट है ये तमाम टेस्टिस में बनने वाले जो स्पर्म्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है। स्पर्म डक्ट जो है ये फिर आगे एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे कहते हैं सिरस। सिरस जो है ये इनका कपुलेटरी ऑर्गन है, इसको आप पीनस भी कह सकते हैं। ये मेल के जो स्पर्म्स हैं उनको दूसरे टेपवर्म की जेनिटल पोर में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो सिरस है ये नीचे यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे सुराख कहते हैं, इसे कहते हैं जेनिटल पोर। ये जेनिटल पोर के अंदर ओपन होता है ताकि जो स्पर्म हैं वो दूसरे टेपवर्म में ट्रांसफ़र हो सके। तो ये इतना सिंपल सा इसका जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। टेस्टिस हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म डक्ट है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेंगे, सिरस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कपुलेटरी ऑर्गन है जो एक टेपवर्म के स्पर्म्स को दूसरे टेपवर्म में ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ। ये जो आपको रेड कलर के डॉट्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ओवरी है। ओवरी एज यू नो दैट एग प्रोड्यूस करती है। ओवरी के अंदर जब एग प्रोड्यूस होंगे तो वो एक छोटी सी डक्ट है जिसे कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट का भी आपको पता है, ये एग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अंडे जो हैं ओवरी में बनने के बाद ओविडक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होंगे। कहाँ जाएंगे? ऊ टाइप के अंदर।
यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, ये ओविडक्ट का थोड़ा सा फैला हुआ हिस्सा है। ये जो फैला हुआ हिस्सा है इसे ऊ टाइप का नाम दिया जाता है। यहाँ पर एग के अंदर यॉक डिपॉजिट की जाएगी, एग के इर्द गिर्द जो है वो शेल बनाया जाएगा, ये वो जगह है। अब यॉक जो है यहाँ पे नीचे देखें तो यॉक ग्लैंड लगा हुआ है। यॉक ग्लैंड जो है वो क्या करता है, जैसे ही एग आता है ऊ टाइप के अंदर थोड़ी सी यॉक उसके अंदर जो है वो भर देता है, ताकि जो एग है उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यॉक एनर्जी मुहैया हो जाए। जैसे ही एग के साथ यॉक जो है वो भर जाती है, उसके बाद यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसका नाम है मेहलीज ग्लैंड। मेहलीज ग्लैंड जो है ये एग के इर्द गिर्द एक शेल बनाएगा, एक कैप्सूल बनाएगा, ताकि एग को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो ये जो ऊ टाइप जगह है यहाँ पर मेहलीज ग्लैंड जो है एड्स इन कैप्सूल फॉर्मेशन, उसके इर्द गिर्द एग बना देगा। उसके बाद ये जो एग हैं ये आगे फिर चले जाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूट्रस, ये आगे से ब्लाइंड है, बंद है, और यहाँ पर ये जो एग्स हैं ये स्टोर होते चले जाएंगे। अब देखें ओवरी के अंदर एग बनेगा, ओविडक्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, ऊ टाइप के अंदर जाएगा, वहाँ पर उसके अंदर यॉक ऐड की जाएगी। यॉक ऐड करने के बाद मेहलीज ग्लैंड की मदद से उसके इर्द गिर्द क्या बनाया जाएगा, कैप्सूल बनाया जाएगा। जब वो कैप्सूल बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर इसको यूट्रस के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि उनको बाद में लेटर ऑन जो है वो रिलीज़ किया जा सके। अब यहाँ पर जेनिटल पोर से एक डक्ट आ रही है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना जो है ये ओपन होता है आगे एक छोटी सी वाइड शेप के अंदर, जिसे सेमिनल रिसेप्टेकल कहते हैं। सेमिनल रिसेप्टेकल के अंदर यूजली जो है वो दूसरे टेपवर्म के जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं, ताकि एग को फर्टिलाइज किया जा सके। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्लॉटिड का स्ट्रक्चर जो है ये मुकम्मल हो जाता है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब आम तौर पर क्योंकि ये मोनीशियस हैं, ये सेल्फ फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करें, यानी एक टेपवर्म के स्पर्म दूसरे टेपवर्म के एग के साथ जाकर मैच्योर हों। तो इस तरह के लिए फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए फ़ायदा क्या होता है कि उससे हाइब्रिड विगर यानी ऐसे जानदार पैदा होते हैं जो ज़्यादा पावर वाले होते हैं, ज़्यादा माहौल में अडॉप्ट करने वाले होते हैं। उसमें एक जो टेपवर्म है वो मेल बन जाता है, दूसरा फीमेल बन जाता है, एट द सेम टाइम दूसरा मेल बन जाता है और पहले वाला फीमेल बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों के जेनिटल पोर जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक टेपवर्म का जो सिरस है वो स्पर्म ट्रांसफ़र करता है दूसरे के जेनिटल पोर में, और दूसरे का जो सिरस है वो पहले वाले जो टेपवर्म के साथ जो है वो स्पर्म ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही स्पर्म ट्रांसफ़र होंगे, स्पर्म जो हैं वो विजाइना से होते हुए सेमिनल रिसेप्टेकल में चले जाएंगे, वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। जैसे जैसे एग आएगा, एग जो है उनको फर्टिलाइज़ करते जाएंगे, यॉक जमा होगी, उसके ऊपर कैप्सूल बनेगा और उसको यूट्रस के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे जैसे ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ता है, तमाम एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, उनके अंदर कैप्सूल वगैरह बन जाता है, तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरत नहीं है, जो होना था काम उन्होंने कर लिया है, फंक्शन उनका हो गया है, अब वो डीजनरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पूरा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। अब उस पूरे खाने में क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चर बचेगा, यूट्रस। यूट्रस आपको पता है उसके अंदर एग स्टोर हो रही हैं। अब ये पूरे का पूरा जो चेम्बर है इसको अंडों से भर दिया गया है। अब ये जो यूट्रस है जब अंडों से भर जाता है तो इसे हम नाम दे देते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ग्रेविड का मतलब है भरा हुआ, प्रेग्नेंट, फुल ऑफ एग्स। अब ये जो बैग है ये रेडी है और इसके साथ ही यहाँ पर एक सुराख है जिसे जेनिटल पोर कहते हैं, जिसके ज़रिए जो एग हैं वो बॉडी से यानी प्रोग्लॉटिड से बाहर रिलीज़ होंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये टेपवर्म का आखिरी जो हिस्सा होगा वो ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होगा। ये टूट जाएगा अपनी मेन बॉडी से, जिस तरह नाखून काट देते हैं। टूटने के बाद ये ह्यूमन की क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं इसलिए वहाँ पर उनके फीसिस के अंदर ये प्रोग्लॉटिड आ जाते हैं और वहाँ से एग जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमने इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था वो डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल होता है। ये क्योंकि टेपवर्म जो हैं, सेस्टोड जो हैं, ये पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन पैरासाइट होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो पैरासाइट है इनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इनके 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट हो सकते हैं। अब याद रखिएगा होस्ट जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। जिस तरह पैरासाइट की बहुत सारी इकसाम हैं, एंडो पैरासाइट हैं, एक्टो पैरासाइट हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं,
एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो पैरासाइट के जो होस्ट होते हैं उनकी भी टाइप्स होती हैं। जैसे एक होता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, और एक जो है उसे हम कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। तो इंसान जो है ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव का मतलब होता है कि इसके बगैर टेपवर्म ज़िंदा ही नहीं रह सकता, उसको इंसान की ज़रूरत है, उसके बगैर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता। इस तरह एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसके अंदर ये अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो गुजारता है। तो दोनों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए लाइफ साइकिल को देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक साइकिल जो है वो डायग्राम बनी हुई है। स्टार्ट हम करेंगे टेपवर्म से। इस टेपवर्म का नाम है टाइनिया रिंचस सगाइनेटस। टाइनिया रिंचस सगाइनेटस ये इस टेपवर्म का नाम है। ये अडल्ट टेपवर्म है। कहाँ पे रह रहा है? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ पर ये अपनी हुक्स की मदद से चिपका हुआ है और वहाँ पर ये ग्रो कर रहा है। उसके जो प्रोग्लॉटिड हैं इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और इस तरीके के प्रोग्लॉटिड बन रहे हैं। जैसे ही प्रोग्लॉटिड बन जाते हैं, ये प्रोग्लॉटिड है जो कि ग्रेविड हो चुका है। यहाँ पर मैंने उसको बड़ा करके दिखाया है। ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड है। कहाँ पे रह रहा है? ह्यूमन के अंदर, जो कि इसका डेफिनेटिव होस्ट है। इसके अंदर अंडे भरे हुए हैं। ये जो अंडे हैं ये जेनिटल पोर के ज़रिए उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक ओपनिंग बन जाती है, वहाँ से बाहर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में जाएगा, वहाँ पे फीसिस स्टोर होते हैं। ये प्रोग्लॉटिड अंडों समेत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये जो अंडे हैं ये इंसान के फीसिस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये एक अंडा है, एग कंटेनिंग ओनकोस्फीयर, इसको हम ओनकोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर सेंटर में एग है और उसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा हुआ है, एक कवर चढ़ा हुआ है और ये जो कवर है इसके को हम कहते हैं हेक्साकैंथ। इसके ऊपर 6 हुक्स लगी हुई हैं काइटनस की बनी हुई। काइटन जो आपको पता है नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है जिसकी मदद से ये अपने आप को किसी सरफेस के साथ अटैच करवाएगा। तो ये हेक्साकैंथ ओनकोस्फीयर है जिसके अंदर अंडा है और ये कहाँ पर मौजूद है? इंसान के फीसिस के अंदर मौजूद है। अब इंसान जो अब वॉशरूम जाता है, लैट्रीन जाता है, वहाँ पर फीसिस जो हैं वो उसकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं डिफिकेशन के दौरान। तो वहाँ से ये जो फीसिस होते हैं पानी के साथ बहते हुए दरियाओं में, नदी नालों में, खेतों में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो पानी है फीसिस वाला जिसके अंदर अंडे मौजूद हैं, ये किसी खेत में चला गया है, वहाँ पर घास उगा हुआ है और वो जो घास है उसके अंदर इसके टेपवर्म के अंडे मौजूद हैं जो कि घास के साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं हुक्स की मदद से। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक किसान है, एक आदमी है, उसके पास एक गाय है। वो गाय चराने के लिए वहाँ पर आ गया या गाय के लिए वहाँ से घास काट के लिए गया है। अब ये देखें ये कैटल है, ये कुछ भी हो सकता है, ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे काऊ लिया है। अब ये जो कैटल है जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है, ये यहाँ पर गाय जो है ये घास चर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। तो क्या होगा कि घास के अंदर छुपे हुए वो जो टेपवर्म के ओनकोस्फीयर थे, अंडे थे, वो इसके मुंह के जरिए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले गए। अब गाय जो है ये अपने वो मालिक उसको घर ले जाता है। गाय के अंदर ही उसकी गोश्त के अंदर जो है वो अंडे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काऊ के, वो उस अंडे का जो खोल है उसको तोड़ देते हैं और ये जब अंडे का खोल जो है ये टूट जाता है तो उसके अंदर से एग जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये जो एग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेशन कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से पेनिट्रेट करते हुए ये बाहर आ जाता है। वहाँ से फिर ये इंसान के गाय के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर जो है ये दाखिल हो जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि ये निज़ाम दौरान खून है और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो ओनकोस्फीयर जो होते हैं, जो एग्स होते हैं, ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होते होते इंसान गाय के गोश्त के अंदर चले जाते हैं और गोश्त के अंदर जाकर एक सिस्ट बनाकर जो है वहाँ पे स्लीपिंग फॉर्म में चले जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर एक सिस्ट बन गया, इसका नाम है सिस्टी सर्कस। कहाँ पे? मसल में। मसल किसको कहते हैं? गोश्त को। कहाँ पे? गाय के जिस्म के अंदर। अब ये जो सिस्टी सर्कस होता है ये ऐसी समझ लें जैसे इंसान के जिस्म के अंदर कोई एक फोड़ा बन जाता है जिसके अंदर पीप भरी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ओनकोस्फीयर होते हैं ये मसल के अंदर जाकर छुप जाते हैं, अपने इर्द गिर्द एक लिक्विड सैक बना लेते हैं, थैली बना लेते हैं और उसके अंदर स्लीपिंग फॉर्म में चले जाते हैं। ये छोटा सा होता है, नज़र नहीं आता, गोश्त के अंदर ही होता है
और इस हालत को हम नाम दे देते हैं सिस्टी सर्कस, और इसे आमतौर पर ब्लैडर वर्म जो है इस कंडीशन में कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ये ब्लैडर बनाकर रहते हैं। अब ये गाय है, इसके अंदर ये वर्म जो है वो मौजूद हैं और इसकी पूरी बॉडी के मसल्स के गोश्त के अंदर ये छुपे बैठे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद जिसकी ये गाय है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी गाय जो है ये एक कसाई को, बुचर को बेच देता है। वो जो कसाई है उसने इसका फ़ायदा उठाने के लिए उसको ज़िबा करता है, गोश्त काटता है और इसको, उसका गोश्त जो है वो बेच देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली में से या कोई भी एक इंसान जो है उसको दिल करता है कि मैं बारबेक्यू करूं, वो जाता है उस शॉप से वो गोश्त ख़रीद के लाता है। गोश्त ख़रीदने के बाद उसे कोयलों के ऊपर रोस्ट भून के या बारबेक्यू करके उसको खा लेता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग वो जो अंडे हैं वो अंदर ही रह गए हैं कच्चे, और वो डैमेज नहीं हुए क्योंकि वो सिस्ट बना होता है। अब वो जो अंडे हैं वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाएंगे और इंसान के जिस्म में वो अंडा जो है वो फट जाएगा और वो जाकर इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फिर दोबारा से अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ पर इसका जो स्कोलेक्स है वो इंटेस्टाइन के साथ चिपक कर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देगा और एक नया टेपवर्म जो है ये बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ये जो सिस्टी सर्कस है मसल के अंदर, ये इंसान के जिस्म में जब एंटर होगा वहाँ पर इसका ये खौल टूट जाएगा, लार्वा बाहर आ जाएगा, लार्वा जो है वो ग्रो करेगा, दोबारा छोटा सा टेपवर्म बन जाएगा जिसका अगला सिरा जो है वो स्कोलेक्स होगा, इसके ऊपर शक्कर लगे होंगे, ये अपनी शक्कर की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगा और वहाँ पर जाकर ये एक नया टेपवर्म डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से मैंने थोड़ा सा समराइज़ कर दिया है आपकी आसानी के लिए। आप जब इसको देखेंगे तो आपको याद करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने एक स्कीम बना दी है। तो सबसे पहले अडल्ट टेपवर्म का नाम है टाइनिया विंचिस सगाइनेटस। कहाँ रहता है? ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि उसका डेफिनेटिव होस्ट है। वहाँ से इसके जो प्रोग्लोटेड हैं जो कि ग्रेविड हैं, अंडों से भरे हुए हैं, वो फीसिस के ज़रिए निकलते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? बन जाते हैं ओनकोस्फीयर, जिनके अंदर एग होता है, और वो कहाँ पर आ जाते हैं? इंसान के फीसिस के अंदर। जब फीसिस बॉडी से रिमूव होते हैं, उनके जो एग्स हैं वो पानी के ज़रिए किसी खेत में चले जाते हैं और वहाँ से ये दाखिल हो जाते हैं कैटल के अंदर, गाय भैंस बकरी के अंदर। वहाँ से उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओनकोस्फीयर है उसका जो कैप्सूल है वो टूट जाता है और उसके अंदर से जो एग है, लार्वा है, वो निकल आता है और वो पेनिट्रेट करते हुए उस कैटल की ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ उसके स्केलेटल मसल, बाजू के मसल, टांगों के मसल, पेट के मसल छुप में जाकर वहाँ पे छुप कर सिस्टी सर्कस ब्लैडर वर्म एक सिस्ट बनाकर जो है वो छुप जाता है और वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। और जब उसका जो बीफ है, गोश्त है, जो अगर प्रॉपरली कुकड ना हो और वो इंसान खा ले तो वही लार्वा जो है वो इंसान की बॉडी में दाखिल हो जाएगा और इंसान के अंदर जाकर उसका जो स्कोलेक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाएगा और इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसकी डायग्राम मैंने पहले ही बना दी थी, आप भी इसको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल जब भी आप लिखते हैं तो उसके साथ उसका जो साइकिल है वो ज़रूर ड्रा किया करें। जितना आप अच्छा ड्रा करेंगे उतना ज़्यादा कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।